नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्पोर्टिंग एंजल्स एजुकेशनल स्पेक्ट्रम। आज है 14 नवंबर, बाल दिवस। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन 14 नवंबर 1889 में जन्मे पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवन के बहुत सारे शेड थे। उन्हें आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया के रूप में भी जानते हैं, भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में जानते हैं, बच्चों से प्यार करने वाले एक नेता के रूप में जानते हैं। उन्हें कुछ लोग बड़ा आशिक मिजाज नेता के रूप में जानते हैं, फ्रीडम फाइटर के रूप में जानते हैं, और कुछ लोग आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान लेने के बाद उनको उस समय के गृह मंत्री और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर सरदार पटेल का विरोधी भी बताने लगे हैं। आज हम डिटेल में बात करेंगे जवाहरलाल नेहरू, जिनका जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ, और उनकी वो यात्रा जो 1912 में इंग्लैंड से पढ़ाई करके भारत वापस लौटने के बाद जब वो सीधे स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े और फिर एक यंग डायनामिक लीडर के रूप में उनका जो योगदान रहा, और बाद में 5 बार वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किस तरह से अपना योगदान देते हैं, उन सभी बातों पर हम बात करेंगे। देखिए, उनकी स्कूलिंग की बात करें तो इनिशियली आप सब जानते ही हैं, उनके पिता एक बहुत बड़े वकील थे, पंडित मोतीलाल नेहरू। तो वो प्राइवेट ट्यूटर्स के द्वारा घर पे ही पढ़े। बाद में इंग्लैंड में हैरो में पढ़ाई हुई उनकी। उन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज से ग्रेजुएशन किया, कैम्ब्रिज से 1910 में, और फिर 1912 में लॉ कंप्लीट करने के बाद ही वॉज कॉल्ड टू द बार। कॉल्ड टू द बार का मतलब होता है प्रैक्टिस कर सकते थे अब वो। इसके बाद जब किसी को when somebody is called to the bar, इसका मतलब होता है कि वो उसके बाद प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो एक कश्मीरी पंडित थे, और क्योंकि पूरी दुनिया में बहुत घूमे थे, इसलिए उनको काफ़ी दुनिया के बारे में बहुत नॉलेज था। उनके नॉलेज के लिए बड़ी इज्जत है उनकी। उन्होंने कमला देवी से 1916 में शादी करी, और 1917 में 19 नवंबर 1917 में इंदिरा गांधी का जन्म होता है। उनकी इकलौती बेटी, जिनसे वो बड़ा प्यार करते थे, इंदिरा प्रियदर्शनी के पूरे नाम से जिनको हम और आप जानते हैं। तो 1912 में जब वो भारत लौटते हैं तो वो पॉलिटिक्स में पूरा इंटरेस्ट लेने लगते हैं, और गांधी से बड़े प्रभावित होते हैं। पंडित नेहरू सरदार पटेल, जो कि उनके करीब 13 साल बड़े थे, बड़ा सम्मान करते थे। आजकल तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बड़ा ज्ञान दिया जाता है, जैसे वो
एक दूसरे के घोर विरोधी हो, लेकिन ऐसा था नहीं। हाँ, पंडित नेहरू स्वयं अपने पिता मोतीलाल नेहरू और गोपाल कृष्ण गोखले, उस समय के जो प्रोमिनेंट मॉडरेट्स थे, उनसे उनकी सहमति नहीं थी, विचारों में बहुत अंतर था। जवाहरलाल नेहरू नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पूरा गांधी जी का साथ देते हैं, पूरा उनका योगदान रहा, और उन्होंने कई बार इंडिविजुअल लेवल पे भी सत्याग्रह किया। ये बड़ी बात थी। देखिए, एनी बेसेंट से वो बड़े प्रभावित थे, और वो होम रूल लीग जिसकी लीडर एनी बेसेंट थी, उसके भी सेक्रेटरी के रूप में उन्होंने काम किया। पंडित नेहरू बहुमुखी थे, उनको किसी एक विचारधारा से बांध देना बड़ा मुश्किल है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट व्हेन इट वाज लॉन्च्ड बाय गांधी जी, तो यूनाइटेड प्रोविंसेस, आजकल तो आप उत्तर प्रदेश के रूप में जानते हैं, लेकिन उस समय यूनाइटेड प्रोविंसेस के रूप में ये बहुत बड़ा एरिया हुआ करता। तो यूनाइटेड प्रोविंसेस की लीडरशिप जवाहरलाल नेहरू ने ही संभाली थी। अवध के किसानों के साथ वो किसान सभा को लीड करना, और 500 से ज्यादा किसानों की सभाएं उन्होंने बनवाई थी। देखिए, जब कांग्रेस में विचारों का अलगाव की वजह से स्प्लिट हुआ और उनके पिता ने स्वराज पार्टी बनाई, तो वे अपने पिता के साथ नहीं गए। उन्होंने गांधी जी का उतना ही साथ दिया जितना कि सरदार पटेल ने। और जिस तरह से सरदार पटेल ने गुजरात में किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किया, यूनाइटेड प्रोविंसेस में पूरी लीडरशिप जवाहरलाल नेहरू ने संभाली। देखिए, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट तक वे यूनाइटेड प्रोविंसेस के सबसे स्ट्रॉन्ग लीडर के रूप में अपनी पहचान बना चुके थे, और थोड़ा लेफ्टिस्ट विचारों के थे। अगर लेफ्टिस्ट में भी हम बात करें तो गांधी जी फिर भी थोड़ा सा बीच के विचार रखते हैं, लेकिन जवाहरलाल नेहरू एक यंग लीडर के रूप में बहुत ही एग्रेसिव थे। याद कीजिए, 1928 की नेहरू रिपोर्ट को उन्होंने, जिसमें डोमिनियन स्टेटस की बात कही गई थी, उन्होंने मानने से स्पष्ट मना कर दिया था। यही नहीं, दिसंबर 1929 का लाहौर सेशन आप याद कीजिए, उन्होंने पूर्ण स्वराज की डिमांड रखी, और पार्टी में पूर्ण स्वराज की डिमांड को फोर्स करने के लिए इट वॉज जवाहरलाल नेहरू हु फेवर्ड दिस। एक्चुअली उन्होंने तो 1927 में ही ये कहना शुरू कर दिया था, लेकिन उस समय पार्टी से उनको पूरा सपोर्ट नहीं मिला। लेकिन दिसंबर 1929 में तो आप सबको पता है, लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज की डिमांड को रखा गया, पार्टी ने माना, और फिर 1930 26 जनवरी को पूरे भारत में एक तरह से स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए
बहुत सारी जगह पर लोगों ने अपने अपने तरीके से झंडे फहराए। हालांकि उतना लोगों से समर्थन नहीं मिला जितना उम्मीद की गई थी, और यही कारण था कि 1930 के बाद आंदोलन कुछ दिनों के लिए थोड़ा सा शांत भी हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की अगर हम बात करें तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय नेहरू एक दुविधा में थे। दुविधा कैसे? वो अंग्रेजों ने जो फोर्स्ड हमारे सैनिकों को एक तरह से फोर्स कर दिया था इसमें भाग लेने से, क्योंकि ये बेसिकली यूरोप की लड़ाई थी जिसे पूरी दुनिया में फोर्स कर दिया गया, तो उसके खिलाफ थे। लेकिन नेहरू ये ज्ञान रखते थे कि वो नाजियों का भी साथ नहीं दे सकते, वो हिटलर का खुल करके साथ नहीं दे सकते, इसीलिए वो दुविधा में थे। और यही कारण था कि उन्होंने केवल इतनी सी ही डिमांड रखी कि भाई हम आपका समर्थन कर सकते हैं अगर आप पूर्ण स्वराज की गारंटी दें। तो 1940 में इसी वजह से उन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह तो किया, लेकिन वे गांधी से दरखास्त करते रहे कि वर्ल्ड वॉर के समय कोई बड़ा आंदोलन ना किया जाए जिससे नाजियों का या हिटलर का हौसला बढ़े। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि वो बहुत दूरदर्शी भी थे। उनको क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 के समय जेल होती है, और 1945 में भी उनको जेल में डाला जाता है। उससे पहले के 1946 में, क्योंकि 1945 के एंड तक ये मान लिया गया था कि अब भारत को आज़ादी देनी है, और फिर आपको याद होगा 1945 में वर्ल्ड वॉर कम्स टू एन एंड, इलेक्शन होते हैं ब्रिटेन में, और वहाँ पे सरकार भी बदल जाती है। वहाँ पर नए प्रधानमंत्री बनते हैं एटली। चर्चिल की बुरी तरह हार होती है, और एटली ने तो आते ही ये डिक्लेयर कर दिया था कि जितना जल्दी हो सके हम भारत को आज़ादी देना चाहेंगे। और उसके बाद चाहे वो वोवेल हो और चाहे वो कैबिनेट कमेटी हो, तो पूर्ण रूप से एक तरह से ये तैयारी हो गई थी कि अब भारत को इंटरिम गवर्नमेंट के माध्यम से भारतीयों की सत्ता उनको हमें सौंपना है। देखिए, उस समय भी उन्होंने बल्किस्तान बनने से रोका। कुछ लोग कहते हैं कि पूर्ण रूप से सरदार पटेल ने ही भारत को संगठित किया। हाँ, हम भी मानते हैं सबसे बड़ा रोल अगर किसी का था भारत को एक रखने में तो सरदार पटेल का था, लेकिन बल्किस्तान बनने से रोकने में नेहरू का अहम रोल है। यही नहीं, भारत पाक विभाजन पर भी वे अपनी सहमति तब देते हैं जब उनको ये लगने लग गया कि गृह युद्ध हो सकता है और बहुत ज्यादा जाने जा सकती है। देखिए, हकीकत तो कोई नहीं जानता कि आगे क्या होने वाला था, लेकिन एक डर था। और आपने अफ्रीका के कुछ देशों में अभी तक देखा होगा, सूडान और दूसरे देशों में गृह युद्ध से उनका क्या हाल हो गया। गृह युद्ध से देश उबर नहीं पाते हैं, तो कुछ हद तक उस गृह युद्ध के डर से और बहुत सारी जानों के जाने के डर से शायद उन्होंने ये सहमति दे दी,
जिसको कुछ लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री बनने के लालच में शायद, हाँ अपने एस्पिरेशंस हो सकते हैं, हर इंडिविजुअल के होते हैं, और शायद ये भी मानना पड़ेगा कि जहाँ तक प्रधानमंत्री की गद्दी छोड़ने की बात आती है, हाँ सरदार पटेल ने ये सिद्ध किया कि वो देश के लिए गद्दी छोड़ सकते थे, और शायद नेहरू में ये ललक थोड़ी ज़्यादा थी। लेकिन जहाँ तक डिवीज़न की बात है तो ऐसा लगता है कि वो एक सही निर्णय था। शायद वो हिंसा इतनी ज़्यादा भड़क चुकी थी कि अब उन परिस्थितियों में शायद वही निर्णय सही था। पहले प्रधानमंत्री के रूप में वो स्पीच आधी रात, ट्राइस्ट विद डेस्टिनी, long years ago we made a tryst with destiny, आप सबको याद होगी। दोस्तों, उनका वर्ल्ड व्यू, इंटरनेशनल अफेयर्स, एक नेशनलिस्ट होने के साथ साथ और एक ह्यूमनिस्ट व्यू बहुत जबरदस्त था। बच्चों के प्रति उनमें एक अलग लगाव था, और एक गलत फहमी उनके बारे में बताई जाती है कि वो फिजूल खर्ची बहुत करते थे, लेकिन खुद उनके सेक्रेटरी ने बाद में कहा है कि नेहरू स्वयं अपने ऊपर बहुत कम खर्च किया करते। हाँ, ये बात सही है कि वो गांधी जी की एक तस्वीर खरीदने के लिए उन्होंने तुरंत 5,000 रुपये निकाल करके खर्च कर दिए थे, लेकिन हम में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि नेहरू अपनी जेब में उन दिनों में हमेशा 200 रुपये रखा करते, और वो क्योंकि फिजूल खर्ची का एक डर बना रहता था। यही नहीं, 27 मई 1964 को जब उनकी मृत्यु हुई तो उस समय उनके नाम बस आनंद भवन और थोड़े से पैसे थे, तो बहुत बड़ा बैंक बैलेंस उनके पास नहीं था। वे जब पहली मिनिस्ट्री बनती है तो देखिए उनका एक इंक्लूसिव सोच की हम आपको बात बता रहे हैं। 5 मंत्री उन्होंने ऐसे, इंक्लूडिंग श्यामा प्रसाद मुखर्जी, B.R. अम्बेडकर, 5 मंत्री उन्होंने ऐसे लिए थे जो कांग्रेस के नहीं थे। तो इससे पता चलता है कि वो एक इंक्लूसिव सोच के व्यक्ति थे, वो दूरदर्शिता रखते थे। सरदार पटेल से सम्मान की बात आती है, उन दोनों के घर पास पास थे आज़ादी के बाद, मंत्री बनने के बाद। वे अक्सर सरदार पटेल से कहा करते कि आप बड़े हैं, अगर कोई काम होगा तो आप मुझे बुलाएंगे, और वे उनके घर तक पैदल चले जाते थे। कभी भी ऐसी गुस्ताखी नहीं करी कि सरदार पटेल को उन्होंने अपने घर पे बुलवाया हो। ये सोच थी उनकी बड़ों के प्रति। हाँ, मौलाना आज़ाद का घर उनसे काफ़ी दूर था, तो वहाँ पैदल ना जाके वो गाड़ी से जाया करते, लेकिन निश्चित रूप से बड़ों का सम्मान करना, देश के प्रति दूरदृष्टि रखना, पाकिस्तान डिवीज़न जिस तरह से उन पे थोपा जाता है, शायद वो नियति थी मोर देन के शायद कोई दूसरा भी लीडर होता, और ये निर्णय अकेले भी नहीं लिए जाते हैं। उस समय सरदार पटेल भी पूरी तरह से सहमत थे। अकेले एक नेता जो विरोध कर रहे थे पार्टीशन का, वो महात्मा गांधी थे। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जब लागू किया गया और कश्मीर मामलों को हाँ माना जा सकता है कि वो और बेहतर ढंग से
हैंडल कर सकते थे। और यहाँ बहुत सारे अध्यापकों का, बहुत सारे जानकारों का भी यही मानना है कि शायद सरदार पटेल होते तो दूसरी तरीके से हैंडल करते। और वो यूएन में कश्मीर डिस्प्यूट को ले जाना शायद उनकी गलती भी रही। और दूसरी गलती ये भी रही कि शेख अब्दुल्ला को जिस तरह से उन्होंने बाद में गिरफ्तार करवाया। गलतियां जब एक लंबा कैरियर हो जाता है व्यक्ति का तो होती है। गलती तो केरल की चुनी हुई सरकार को बर्खास्त करना भी शायद वहां से एक परंपरा वो डाल गए जो अभी तक चली आ रही है कि कभी कभार सेंटर जब राज्य सरकारों को बर्खास्त कर देता है। पंचशील एग्रीमेंट के बारे में जो चाइना के साथ उन्होंने साइन किया, ऐसा माना जाता है कि उनकी गलती रही। देखिए, उस समय नहीं पता था कि, या यूं कहिए कि शायद वो चीन को समझने में जरूर फेल रही, लेकिन एक लंबे कैरियर में ऐसी गलतियां होती है। थोड़ा बहुत ये भी माना जाना चाहिए कि मेनन साहब को उन्होंने एक्सटेंडेड स्टे दिया, शायद उनको उतना ज़्यादा बढ़ावा नहीं देना चाहिए था। अगर इन कुछ बातों को छोड़ दिया जाए तो निश्चित रूप से नेहरू जी एक इंक्लूसिव सोच के व्यक्ति, वर्ल्ड व्यू रखने वाले व्यक्ति, आज़ादी की लड़ाई में उतना ही बड़ा कंट्रीब्यूशन नेहरू का था जितना किसी भी दूसरे बड़े नेता का। देश के लिए वो भी उतना ही समर्पण रखते थे जितना किसी दूसरे नेता का। तो इस तरह से कहा जा सकता है, बल्कि एक अंतर जो सरदार पटेल और नेहरू में डिस्कस किया जाना चाहिए, लोग तो पता नहीं क्या गंदगी डिस्कस करते रहते हैं। एक डिस्कशन जो होना चाहिए वो ये हो सकता है कि वो ज़्यादा सोशलिस्ट सोच के व्यक्ति थे और सोशलिस्ट विचार उन दिनों में पनप भी रहे थे। अगर सरदार पटेल होते तो शायद वो ज़्यादा इकोनॉमिक पॉलिसीज पे ज़्यादा सोशलिस्ट उनके विचार नहीं थे। तो यहाँ एक अंतर हो सकता था। लेकिन जिस तरह से नेशनल प्लानिंग कमीशन को उन्होंने हेड किया और जिस तरह से हर एक पंचवर्षीय योजना में एक एक चीज़ को तवज्जो देकर एक नए देश को आगे निकाला। दोस्तों, हमारे साथ आज़ाद हुए बहुत सारे देशों का बहुत बुरा हाल है, लेकिन शायद ये पहले प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता भी थी कि एक तरफ जहां स्ट्रॉन्ग ब्लॉक यूएसएसआर उनकी इज्जत करता था, वहीं दूसरी ओर अमेरिका भी उनकी इज्जत करता था, लेकिन वो बीच में अडिग रहे, ना ज़्यादा अमेरिका की तरफ झुके और ना ज़्यादा यूएसएसआर की तरफ झुके। एक बीच से का, और यही झलक थोड़ी सी उनकी भारत की इकोनॉमिक पॉलिसीज में भी झलकती है। उन्होंने कुछ विचार सोशलिस्ट विचारधारा के रखे, उनके द्वारा फाउंडेड आईआईटीज, आईआईएम्स, एनआईटीज, सीएसआईआर्स आज भारत को जो फाउंडेशन दिया है, ये उस समय की उनकी दूरदर्शिता थी। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जिस तरह से के अंडर न्यूक्लियर प्रोग्राम फॉर द पीसफुल पर्पजेज, माइंड यू, फॉर द पीसफुल पर्पजेज जिस तरह भारत ने आगे बढ़ाया, वो भी काबिल तारीफ था। हाँ, चाइना डिफीट का वो शौक 1962 का निश्चित रूप से शायद उससे पहले नेहरू कहीं ना कहीं समझ नहीं पाए थे, और इसीलिए 62 की हार के तुरंत बाद उन्होंने न्यूक्लियर एनर्जी पे बड़ा जोर दिया। और आज आप देख रहे हो कि जहां एक तरफ
भारत के मिसाइल प्रोग्राम्स, इसरो और भारत का अंतरिक्ष के दूसरे प्रोग्राम्स को सारी दुनिया से हमने अपना लोहा बनवाया है। ये जर्नी शुरू तो वहीं से हुई थी। तो इस तरह से दोस्तों डिफरेंट शेड्स के एक व्यक्ति थे वो। कहीं बच्चों के चाचा, तो कहीं पर एक स्टेट्समैन, तो कहीं पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अहम भूमिका निभाने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री जब 27 मई 1964 को इस दुनिया से गए, तो उस समय की जो अपार भीड़ और सारी दुनिया में जिस तरह से उनके जाने पर दुखी हुई थे लोग, दोस्तों इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनकी शख्सियत कितनी बड़ी थी। आप सबकी तरफ से भारत के पहले प्रधानमंत्री को हम सैल्यूट करते हैं। उम्मीद है ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप कहेंगे तो एक वीडियो हम और बना देंगे। जब उनके पार्थिव शरीर को ले जाने की तैयारी हो रही थी, तो उस समय ये 4 पंक्तियां उनकी अर्थी के पास रखी हुई थी। द वुड्स आर लवली, डार्क एंड डीप, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. Namaskar. Thank you.